अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली बादशाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 56 जहानिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए जहानिया सिटी के मज़ावात से बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ लेकर हाज़िर होते हैं, जो आके आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज हम आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर हाज़िर आए हैं कि वो नौजवान लड़के या लड़कियां जो कि ओवरसीज़ बाहर जाके काम करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हों या लेबर तबका हो हमारा, उनको कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं। उस हवाले से हमारे साथ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जहानिया सिटी से है। ये गुज़श्ता कई सालों से बाहर जॉब करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि बाहर जाने के लिए कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और एक आम बंदा या स्टूडेंट अगर वो बाहर जाके जॉब करना चाहे, उसे कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच आपका भी कि आपने इस टॉपिक पे मुझे जो है ना बात करने का मौका दिया। सर सबसे पहले आप ये बताएं कि आप बाहर काम करते रहे, कितने सालों से आप बाहर जॉब कर रहे हैं और क्या किस किस्म की जॉब है आपकी? जी मेरा तकरीबन मुझे 5 साल मैंने पहले जॉब की है मलेशिया में 97 से 2001 तक, और उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान में जॉब की। पाकिस्तान में फिर मैं 2015 में मैं बाहर गया ओमान, तो ऑलमोस्ट 7 इयर्स मुझे अभी फिर हो गए हैं ओमान में। तो ये तकरीबन 12 साल का मेरा टोटल जो है ना वो ओवरसीज़ एक्सपीरियंस है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सर। जो एक स्टूडेंट है वो आजकल जो जो जिस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के, हर बंदा चाहता है कि मैं बाहर जाके यूरोपियन कंट्रीज़ हों या फिर दुबई वगैरह, सऊदी अरब वगैरह जॉब करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिसको अप्लाई करके बंदा ये अचीव कर सकता है? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही एक इंफॉर्मेटिव जो है ना टॉपिक है, और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी दोस्त अहबाब, मेरे भाई जो भी बाहर जाना चाहते हैं, उनको मैं वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि वो उस प्रॉपर एक लाइन पे चलते हुए अपने आप को प्रॉपर सिक्योर जॉब करें। तो इसमें जैसे आपने कहा कि लेबर तबका, यानी मैं पहले डिफ़ाइन करता हूँ कि यार हमारे यहाँ जो है वो 3-4 कैटेगरीज़ हैं। जैसे लेबर तबका हमारा सबसे पहले आएगा, मैं उनको नंबर 1 पे रखूँगा। फिर हमारे स्किल जो है ना टेक्निकल लोग हैं, जो जैसे टेक्नीशियन हैं, ऑपरेटर हैं, किसी भी कैटेगरी में, वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी है, सिविल में होगा, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे हाई स्किल जो प्रोफेशनल हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, और एमबीए हो गया, मार्केटिंग में हो गए, किसी भी फील्ड में होते हैं। और नंबर 4 जो मैंने अपने उससे बनाया हुआ है कि जी जो हमारे जो हाईली एमिग्रेट लोग होते हैं, कि वो कहते हैं कि हम एमिग्रेशन करवा लेते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में और चले जाएं वहाँ पे, जो फैमिली इमिग्रेंट करवा लेते हैं अपने स्किल एजुकेशन बेस पे या बिजनेस बेस पे ना। तो ये कैटेगरी हैं। अब मैं आता हूँ लेबर तबके पे। जो लेबर तबका है वो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान में जो मूव कर रहा है ओवरसीज़ के लिए, और उनकी मेजॉरिटी जो है वो गल्फ़ में जाती है, जीसीसी जिसे हम बोलते हैं, जैसे सऊदीया, इमारात हो गया, कतर, और उसके बाद बहरैन है, कुवैत है और ओमान है। तो इन कंट्रीज़ में जाने के लिए लेबर तबका हमारा जो है, मैं उनको बताऊंगा कि वो किस तरीके से यानी कि जॉब सर्च कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं बाहर। सर यहाँ पर मैं आपकी बात ऐड करना चाहूँगा कि लेबर तबके की जो आपने बात की, ये डायरेक्ट भी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं या एजेंट का होना या कफ़ील का होना ज़रूरी होता है? जी नहीं, इसमें ये होता है कि लेबर तबके में भी हमारे जो है ना फिर आगे 2 कैटेगरी आ जाती हैं। एक वो लोग जो बिल्कुल ही बेचारे हमारे अनएजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनके पास एक हुनर होता है। जैसे हम कहते हैं मेसन जिसे बोलते हैं, यहाँ पे मज़दूर बोलते हैं, मिस्त्री बोलते हैं। उसका काम ये है कि वो बिल्डिंग बनाता है, दीवारें बनाता है, जो भी कैटेगरी उसको मिलती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। मज़दूर होता है जो उसके साथ वो हेल्पफुल होता है, उसको पता होता है कि मैंने इसको क्या-क्या मटेरियल देना है, प्रोवाइड करना है, किस टाइम इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसी में एक फिर तबका होता है जो एमईपी स्टाफ जैसे बोलते हैं, जो ये हमारे काम करते हैं बिल्डिंग वगैरह में, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो बिल्डिंग के इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं, प्लम्बरिंग का जो काम करते हैं, फिर फील्ड में जो है ना सिविल का काम करते हैं। ये भी लेबर तबके में ही आते हैं, लेकिन वो बॉटम कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इनका काम ये होता है कि अब इनके पास तरीके 2 होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मशहूर यही है कि जी कोई एजेंट पकड़ लो
उसके पास जाओ, वहाँ पे जाके उसको अपने पैसे दे दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो, अपने पासपोर्ट पकड़ा दो उससे। उसके पास कुछ वीज़े आए होते हैं, वो उस हिसाब से जना देखता है कि यार ये बंदा किस कैटेगरी में फॉल करता है, वो कुछ आपसे चार्जेस लेता है। उनके पास वीज़े होते हैं, कुछ कंपनियाँ आती हैं वो इंटरव्यू भी करती हैं यहाँ पे। ये नहीं है कि वो सारे एजेंट ही वो डायरेक्ट आपको भिजवाते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं और बाकायदा इंटरव्यू होते हैं, सिलेक्शन होती है। देन जनाब उसके बाद उसको एक मिलता है कि ठीक है यार ये बंदा एप्लीकेबल है। फिर उनका जनाब एक बनता है, क्या कहते हैं, ऑफ़र लेटर होता है उनको, वो ऑफ़र लेटर आता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर साइन होते हैं। फिर एक प्रोसेस शुरू होता है कि जी अब आपने जाना है तो उससे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अपना, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अटेस्टेड होने चाहिए एम्बेसी से और उस फ़ॉरेन ऑफिस से, और हाई जो आपकी जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है उससे। इसमें दो कैटेगरी में बता रहा हूँ, यानी लेबर तबका जिनके पास जो बिल्कुल बेचारे अनएजुकेटेड होते हैं, और एक जो स्किल लेवल होता है जिनके पास डिप्लोमा होता है, कोई डिग्री होती है जिस बेस पे वो जाना चाहते हैं बाहर। सर इसमें कॉस्ट कितनी आती है, मतलब अगर एजेंट बीच में करना हो या बंदा डायरेक्ट अप्लाई करे तो उसमें क्या फ़र्क है? देखें मेरे भाई, एजेंट जो है ना वो तो ज़ाहिर है जब उसकी ये क्या कहते हैं रोज़ी का एक ज़रिया है, ठीक है, तो उसने भी जो बंदे बाहर भिजवाने हैं उसमें उसका एक परसेंटेज होती है, वो उसने रखनी है अपने पास। देन उसने क्या करना है कि जो जिस कंपनी से उसने वीज़े लिए होते हैं, जब उसको कंपनी ने वीज़े इशू किए होते हैं ओवरसीज़ में, सपोज़ किसी भी कंट्री में, सऊदीया में है या वो ओमान में है या यूएई में है, तो उनको वहाँ पे भी उसने कुछ परसेंटेज देनी होती है, ठीक है। तो ये सारी मिला के तो ये तीन चार चीज़ें बनती हैं जिस बेस पे वो आपसे चार्जेस लेते हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आपने अप्लाई ही डायरेक्ट करना है, यानी उनकी वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो देखेंगे, आपका सीवी मैच कर रहा है, आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस उस कैटेगरी के साथ मैच कर रहा है। देन आपने अप्लाई करना है, वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के एचआर जो डिपार्टमेंट होता है वो वेरीफाई करेगा, वो कांटेक्ट करता है आपसे डायरेक्टली। आप अप्लाई आपने किया हुआ है, वो आपसे उसके बाद एक सेटअप शुरू होता है कि ठीक है यार ये बंदा, इसका सीवी हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, आपसे रब्ता होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो देन आपको ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर के बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि यार अगर आपको ये ऑफ़र एक्सेप्टेड है, उनकी जो बेनिफिट्स वो आपको दे रहे हैं, तो आप देन कहते हैं ठीक है यार ओके, आप ऑफ़र लेटर साइन करते हैं। फिर वो आपको बताते हैं कि जी आप अपनी एजुकेशन डिग्रीज़ जो हैं वो हमें सेंड करें, वेरीफाई करवाते हैं आपसे। फिर आपका पासपोर्ट लेते हैं, आपसे मेडिकल आपका होता है, यहाँ पे गैम का एक मेडिकल, जो गैम का यानी गल्फ़ मेडिकल एसोसिएशन है, पूरे गल्फ़ में हम वो मेडिकल यहाँ पे करवाते हैं, उसमें बंदा फ़िट होना चाहिए, जो ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं, वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप कहते हैं जी आप जब वो मेडिकल उनको सेंड कर देते हैं तो वो कंपनी वहाँ से वीज़ा इशू करती है, फिर आपको टिकट आएगा, टिकट के बाद आप फ्लाई करते हैं। ठीक है सर, ये प्रोसीजर कितना लंबा होता है, यानी कि कितने चांसेस होते हैं इसके मुकम्मल होने के, ये भी ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। एक कंपनी कहती है कि हमें बहुत ही अर्जेंट लोग चाहिए, कोई प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, उनको आगे जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम ड्यूरेशन उन्होंने एक किया होता है कि यार हमें ये प्रोजेक्ट 2, 3, 4 साल में देना होता है, तो वो एक सेटअप बना लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि यार हमें मिनिमम विद इन 2-3 मंथ में सारे अपने एम्प्लॉय जो हैं वो यहाँ पे होने चाहिए कंट्री में। तो वो जब जो बहुत अर्जेंट होते हैं उस बेस पे तो मैं कहता हूँ विद इन 1 मंथ भी लोग जा सकते हैं, और लोग गए हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है। और जो लोग यानी कि मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि अगर कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं तो विद इन 2 मंथ्स आपका अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता आपको किसी वीज़े के इशू में, मेडिकल में, या अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे जो है ना वो टेस्टेड नहीं हैं या पासपोर्ट नहीं बना हुआ, तो विद इन 2 मंथ्स आप इजीली फ्लाई कर सकते हैं। सर आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि भी एक स्टूडेंट जो है कम से कम वो कितना स्किलफुल होना चाहिए, उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, फिर वो ओवरसीज जाए, जो यूरोपियन कंट्रीज जाए, वो एडजस्ट हो जाएगा इजीली वहाँ पे? जी इसमें डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। हमारे जो मिडल ईस्ट में जब जाना चाहते हैं लोग, तो वो ये कहते हैं कि उनका ज़ाहिर है जो फर्स्ट टास्क ये होता है कि वो जॉब करनी है और कुछ हेल्थी अर्निंग करनी है उन्हें, ठीक है। अब जो स्टूडेंट, जैसे आपने बताया, स्टूडेंट तो मोस्टली जो है ना वो
यूरोप में ही मूव कर रहे हैं या अमेरिका कनाडा जा रहे हैं, जहाँ पे उनके जो है ना एजुकेशन भी अपनी इम्प्रूव करते हैं जाके। साथ में वो कोई जॉब भी ढूंढते हैं पार्ट टाइम जॉब करने के बाद, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनको वहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, वो वहाँ पे जॉब करते हैं, स्टे करते हैं। फिर आगे उनका एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि वो वहाँ पे नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, जो उनकी कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं, उस बेस पे वो फिर वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, लॉन्गर स्टेज होता है। तो इसके लिए मेरा ये स्टूडेंट्स को मेरा ये पैगाम है कि आप अपनी जितनी भी मिनिमम एजुकेशन, उसको नहीं, आपने हायर लेवल की एजुकेशन लेनी है, यहाँ पे कंप्लीट करनी है। अपने जो है ना एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लेना है पाकिस्तान में, क्योंकि ओवरसीज़ में जब आप जाते हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं तो देन तो ठीक है, फिर तो आप ज़ाहिर है आपने अपनी फ़र्दर एजुकेशन कंप्लीट करनी है वहाँ पे, ये आपका स्कोप है। लेकिन एक बंदा कहता है कि जी मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मूव करूँ ओवरसीज़, जाके वहाँ पे जॉब करूँ। तो उसके लिए तो ज़ाहिर है आपको कुछ लर्न करना पड़ेगा। आपने एजुकेशन तो ले